साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास। तो मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास के किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, इतिहास का लेवल जो है वो अब आपको थोड़ा ऊपर उठ करके मिलेगा, यानी कि इतिहास से अब आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर एमपीपीएससी यूपीएससी और यूपीपीसीएस को फॉलो करता है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको हिस्ट्री के ही देखने को मिलने वाले हैं, आपका जो 20 जून को एग्जाम है। ठीक है, और हिस्ट्री के प्रश्न भी जो है वो अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को बेस बना करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो में प्रश्न जो है वो मॉडरेट लेवल के और टफ लेवल के भी हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छी और नई जानकारी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सरल लगते हैं और आप तुरंत उसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन जब आप घर पे आकर के देखते हैं तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपने उस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है महाराजा विभूति नारायण, ऑप्शन सी है लॉर्ड हॉर्डिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। और आपको एक काम करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं, और जितने भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं उन पर आपको टिक मार्क 1 नंबर देना है, और जो भी गलत हो रहे हैं उन पर 0 नंबर देना है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और जो भी नए फैक्ट आपको मिलते जा रहे हैं उनको आपको उन्हीं प्रश्न के आगे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहला ही आपको बाउंसर मिल गया। कई लोगों ने यहां पर मदन मोहन मालवीय आंसर लगा दिया होगा, लेकिन मेरे भाई जरा गौर कीजिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि स्थापना किसने की थी, आपसे यह पूछा जा रहा है कि शिलान्यास किसने किया था, यानी कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, फिर आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को बड़े गौर से पढ़िएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप आंसर मदन मोहन मालवीय लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, यानी उद्घाटन का फीता किसके द्वारा काटा गया था, तो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न 2, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र है? ऑप्शन है मिरातुल अखबार, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यंग इंडिया। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका डी, यानी कि यंग इंडिया नाम का जो अखबार है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इन्होंने और कौन कौन से अखबार प्रारंभ किए, साथ ही साथ में जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस किस के अखबार हैं, वो सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, तो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया अखबार यंग इंडिया है। इसके अतिरिक्त इंडियन ओपिनियन, हरिजन तथा नवजीवन आदि अखबार भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, समाचार दर्पण जो है वो किसका अखबार है, तो जेसी मॉर्समैन का अखबार है समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का अखबार है, और जो केसरी नाम का अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक का अखबार है। तो आपको साथ साथ में इन लोगों के भी अखबारों को याद करते हुए चलना है, कोई भी अखबार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन नंबर डी है अरविंदो घोष। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का शुरुआती नाम क्या था, इसका नाम कब बदल करके ब्रह्म समाज किया गया, पूरी जानकारी आपको इसी एक प्रश्न में देखने को मिलने वाली है। देखिए, तो सही आंसर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। देखिए, तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का शुरुआती नाम क्या था, ब्रह्म सभा। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, और इन्हें ब्रिटेन भेजा गया था अपनी जो है पेंशन बढ़वाने के लिए, जहां पर ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4,
रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? चंदेरी, खजुराहो, ओरछा या फिर मांडू? चलिए आंसर देखते हैं। एमपी का यह प्रश्न है, एमपी हिस्ट्री का यह प्रश्न है। आइए देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि मांडू से संबंधित है रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी। चलिए मांडू से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, तो मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। ठीक है, मांडू को परित्यक्त सिटी भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछा गया है कि अबंडन सिटी के नाम से मध्य प्रदेश के किस स्थान को जाना जाता है? तो अबंडन सिटी या फिर परित्यक्त सिटी के नाम से मांडू को जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, रूपमती मालवा की गायिका थी और बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। तो यह भी आपको याद रखना है कि मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। एमपीपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन नंबर डी है 1987। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के और कौन कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं और कब कब शामिल किए गए। आइए देखते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 1986 में छतरपुर के खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, और खजुराहो विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल है। चलिए और कुछ जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। उसके बाद 1989 में सांची स्तूप को तथा वर्ष 2003 में भीमबेटका गुफाओं को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो और अभी हाल ही में जो है ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा शहरों की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो यह प्रश्न आपकी एमपीपीएससी में बन सकता है कि शहरों की विश्व विरासत स्थल में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया है। याद रखना है, आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। तो किसने सबसे ज्यादा भारत में नहरों का निर्माण करवाया था? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने एक कर भी चलाया था जो कि सिंचाई कर था। उस कर का नाम क्या था? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आइए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। देखिए, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और हक ए सर्व कर लगाया। तो हक ए सर्व कर जो है वो एक सिंचाई कर था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हक ए सर्व कर जो है वो किससे संबंधित है? तो यह एक सिंचाई कर है। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, प्रश्न अगर अच्छे लेवल के लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न आपको कैसे लगे। साथ ही साथ में आपको बता दें, रोज सुबह 7:30 बजे आपके लिए हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं और वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है क्योंकि इसमें हम आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर और डेली की जो करंट अफेयर होती है, साथ ही साथ में जो विश्व स्तर की जो भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में विथ एनिमेशन विथ फोटो आपको दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि वहां पर हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। एक ही वीडियो में इतना सारा चीज़ें आपको मिल रही हैं। आज भी हमने अपलोड की है, 15 मई के नाम से करंट अफेयर के नाम से अपलोड होगी, जाकर के चैनल में जरूर देखिएगा। आपके सभी यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में रोज घटनाएं घट रही हैं और आपके यूनिट जितने भी यूनिट है, जैसे यूनिट 9 है, यूनिट 7 है, 6 है, इन सब में भी करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा डेली करंट अफेयर की वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम या फिर ऑप्शन नंबर डी है यशोवर्मन। अब यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में। तो याद रखिएगा, पहले इसका आंसर देखते फिर आपको जानकारी देते हैं। सही आंसर बी यानी कि कृष्णदेवराय। तो याद रखिएगा, अष्टदिग्गज जो हैं वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे और अष्टप्रधान जो हैं वो शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। दोनों में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टदिग्गज यानी कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान यानी महाराज शिवाजी। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवियों के समूह को कहा जाता था। ठीक है, स्वयं कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार आया है कि आंध्र भोज के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना कौन है, तो आमुक्तमाल्यद नाम की जो रचना है वो कृष्णदेव राय की रचना है। और ये तीनों प्रश्न अभी हाल ही में एनटीपीसी के बहुत सारे जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं कि आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की रचना है। आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को जाना जाता है। अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। ये तीनों प्रश्न कई बार घूम घूम करके एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में अभी जो एग्जाम चल रहा है वहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी हिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस कवि का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। ठीक है, रामतनु पांडे और तानसेन वगैरह तो आप पढ़ते रहते होंगे, लेकिन श्रीकंठ किसका नाम था। अब कुछ इस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं हिस्ट्री में। ठीक है, अब वो सरल प्रश्नों का जमाना चला गया है क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ गया है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भर्तहरि, ऑप्शन सी है भवभूति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाणभट्ट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि भवभूति को श्रीकंठ के नाम से जाना जाता है। श्रीकंठ जो है वो भवभूति का वास्तविक नाम था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि भवभूति किस राजा के दरबार में रहते थे। तो संस्कृत के मूर्धन्य कवि भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। उनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जातकर्णी था। वे कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीकंठ जो है वो किस राजा के दरबार में रहते थे, तो कन्नौज के दरबारी कवि, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे श्रीकंठ, जिन्हें भवभूति के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस खेल का प्रारंभिक नाम चतुरंग था, यानी चतुरंग के नाम से किस खेल को जाना जाता था प्रारंभ में। कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज या फिर पोलो। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि शतरंज को प्रारंभ में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो शतरंज का प्रारंभिक नाम चतुरंग था। इस खेल का उद्भव भारत में गुप्त काल के दौरान हुआ था। भारत से ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में यह खेल पहुंचा था। तो ठीक है, इसका जो सबसे पहले मतलब उद्भव कहां पर हुआ था, तो भारत में इसका उद्भव हुआ था किसका, चतुरंग खेल का, जो आगे चल करके शतरंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यूरोप आदि सभी देशों में शतरंज खेला जाता है, जिसे चेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है। भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी या फिर केरल। तो बताइए कहां पर स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है। आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि हम्पी में जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर कर्नाटक में भगवान शिव को विरूपाक्ष के नाम से पूजा की जाती है, भगवान शिव की। तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, तो यहां से आपका प्रश्न क्लियर हो गया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको याद रखना, इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद आपको जाकर के करंट अफेयर की आज सुबह वाली वीडियो देखना है, क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपके एमपीपीएससी की सभी यूनिट को कवर करेगी। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और आपका जो यूनिट 9 के अंतर्गत और जब जो भी कंप्यूटर वाले प्रश्न आते हैं उन सभी को यूनिट जो आपका करंट अफेयर सुबह वाली है वो कवर करती है, क्योंकि जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आ रही हैं, वो सारे प्रश्न आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।